हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी धमाका पर। और मेरा नाम है राधिका गोले। और जो ये वीडियो है वो हिस्ट्री की है, और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी और रेलवे वगैरह जो होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगी। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आप इसके बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व इसका जो काल है वो माना गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ये रेडियो कार्बन होता है ना, C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो ये सिंधु सभ्यता है उसके बारे में हमें पता लगा है। और इसका जो काल निर्धारण है वो C14 यानी रेडियो कार्बन के वजह से ही पता लगा है। जो इसका विस्तार है वो क्या है, त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर उसमें है ये, है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो, और एक और बात कि जो C14 है यानी जो C14 की जो मात्रा है वो जितनी कम होती होगी वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं तिथि निर्धारण, यानी कि जो 2400 से लेकर जो हमें काल निर्धारण है वो किस तरीके से करा गया। तो जो कार्बन 14 है यानी C14 की खोज जो है वो अमेरिका के जो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हैं जो जिनका नाम है V.F. लीवी, उनके द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में जो कार्बन 14 है जितना कम होगा उससे ये पता लगता है, अगर कार्बन 14 जिस भी पदार्थ में जितना कम होगा वो जो कोई भी वस्तु है वो उतनी ही पुरानी होती है, ठीक है। वो जो पदार्थ है वो उतना ही पुराना होता है, ठीक है, प्राचीन होता है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। कहीं कहीं पर आपको दयाराम साहनी भी सिर्फ लिखा हुआ देगा। और कहीं ये भी है कि जो 1921 कहाँ पर कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब हम बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें हम ये वो काल है जब हमें लिखे हुए साक्ष्य तो थे लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। ऐसे वो वाले साक्ष्य का जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, जो कांस्य युग में रखा जा सकता है। और सिंधु सभ्यता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज जो है उस काल में हम इसे रख सकते हैं। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी हैं वो कौन है, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। और जो सर जॉन मार्शल हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस टाइम पर, जो कि जॉन मार्शल थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। उन्हीं की जो देख रेख में राय बहादुर दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी उन दोनों ने ही खोज की थी, है ना। और 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। जो सर जॉन मार्शल हैं उन्होंने ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, हाँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई है, इस तरीके से उन्होंने घोषणा की थी 1924 ईस्वी में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो, मतलब कि पश्चिमी पुरा स्थल पश्चिम में क्या मिला है, सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पहली बात। और दूसरी बात दाशक नदी के किनारे है। पूर्व की तरफ क्या है, हिंडन नदी, जो हिंडन नदी के किनारे क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि जिसका ज़िला है मेरठ और यूपी में है, ठीक है। और उत्तर में क्या मिला है, उत्तर में जो चिनाब नदी है उसके तट पर अखनूर के निकट जो है मांदा है, जो कि JK यानी जम्मू कश्मीर की तरफ है। दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ जो है गोदावरी नदी है, उसके तट पर जो है दाइमाबाद है। तो ये जो है ये जो सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर और बांदा, दाइमाबाद, ये आपको थोड़े से नाम याद करने हैं कि पश्चिम की तरफ सुतकांगेडोर, पूर्वी की तरफ आलमगीरपुर और उत्तर की तरफ मांदा और दक्षिण की तरफ दाइमाबाद। ये जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए। पहली बात, सिंधु सभ्यता या जो सैंधव सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जो ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं इसे, सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है इसे, जो कि नगरीय सभ्यता थी यानी शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्राप्त हमें परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है, यानी कि नगर तो बहुत है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब मतलब बहुत नगर हैं, लेकिन 6 को क्या मिला है कि बड़ा की संख्या दी है, बड़े नगर की संख्या दी है, जो कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गणवारी वाला है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये जो है 6 हैं जिन्हें क्या मिली है,
बड़े नगर की संज्ञा दी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यानी 1947 के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो है मोहनजोदड़ो, और जो कि आपको पता है पाकिस्तान में है। लेकिन इस टाइम पर जो भारत में है, भारत के हिसाब से जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के पास है, जो हरियाणा के हिसार ज़िला में स्थित है। और इसकी जो खोज है वो 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो अग्निकुंड है वो हमें लोथल से और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले जो देवता हैं वो मिले हैं, जिनका नाम है पशुपतिनाथ की मूर्ति है ना। पशुपतिनाथ उनका नाम है, जो उनकी हमें मूर्ति मिली है। कहाँ पर मिली है? शील पर। ठीक है, उनके चारों ओर जो है हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है, जो कि वहीं पर विराजमान है, ऐसा बोला जाता है। कहाँ पर है? पशुपतिनाथ की मूर्ति के पास। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मतलब मोहनजोदड़ो जो है वहीं वो भी एक शहर है वहाँ का, जहाँ पर क्या मिली है? एक नर्तकी यानी कि जो डांसर होते हैं ना, उनकी एक मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की है। कांस्य मूर्ति इसलिए बोला गया है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की मोहरों पर। सबसे अधिक हड़प्पा की जो मोहरें हैं, यानी कि जैसे हमारे इस टाइम पर कॉइन्स होते हैं, उस टाइम पर भी मोहरें थी। जो मोहरें थी उन पर सबसे ज़्यादा क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु, यानी ऐसा पशु जिसके सामने की तरफ यानी क्या है? एक वो है हॉर्न यानी कि सींग। ठीक है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। और एक मोहर ऐसी है जो कि आयताकार है, और उसमें क्या है? स्त्री के गर्भ से यानी कि जो लेडी है उसके पेट से जो गर्भ है उससे क्या निकल रहा है? एक पौधा निकल रहा है। इस तरीके के मोहर वहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो भी मिलते हैं, जो कि लोथल और चंदुड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि यानी कि जो राइटिंग है, वो रिटर्न जो सोर्स है वो क्या है? भाव चित्रात्मक है, यानी कि उनके जो भाव हैं वही चित्र के रूप में अंकित हैं, वही उनकी लिपि है। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं यानी कि जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है ना, दाईं से बाईं, उसी तरीके से जो ये लिपि है वो भी लिखी जाती है। और इसका मतलब कि ऐसे पता कैसे चलता है कि ये जो है दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो इसके लिए क्या है कि जो दाईं की तरफ है वो तो खुला खुला लिखा है, और बाईं की तरफ क्या है? बिल्कुल बिछा सा हो जाता है। जैसे ये हम कॉपी में लिखते हैं, कई बार क्या होता है कि लास्ट के टाइम पर जो मतलब कि जो फाटक आता है उस टाइम पर हमारा क्या होता है कि बिल्कुल छोटा लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लाइन पे ना आ पाए, है ना। मतलब नेक्स्ट लाइन पे हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही हाल इसका है। तो हमें पता लगता है कि जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं। अब ये नहीं कि सारी की सारी जैसे उर्दू लिखते हैं हम दाईं से बाईं, ऐसा नहीं था। जो पंक्तियाँ थी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति जहाँ पर जैसे दाईं से बाईं हुई तो बाईं की तरफ ख़त्म हुई, तो बाईं से फिर दाईं की तरफ होएगी, फिर दाईं से बाईं की तरफ, फिर बाईं से दाईं की तरफ, इस तरीके से लिखी जाती थी। ऐसी मतलब लिपि थी भावचित्रात्मक। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसा था। लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो विकसित करने में पहली सभ्यता जो है वो सुमेरिया की सभ्यता थी, जो कि मतलब उसकी विकसित जो है प्रणाली थी लेखन कला की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये भी आप ध्यान रखना कि वहाँ की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, और वहाँ पर मतलब कि गलियाँ जो हैं वो एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। ठीक है, और जो घर वगैरह नगर वगैरह बस रखे हैं वो ग्रिड पद्धति में बसा रखे थे। बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक जिसे हम बोलते हैं ना, वो था। और वहाँ पर क्या था कि जो नालियाँ वगैरह भी होती हैं ना, वो बिल्कुल घर के जो एक दीवार है वो नाली की तरफ ही हो, जिससे कि जो घर का गंदा पानी है वो नाली में चला जाए। इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक, इससे हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक तरीका जो है उन्होंने अपना रखा था। आखिर थी तो वो नगरीय सभ्यता ही, शहरी सभ्यता ही तो थी वो। अब ये बात करते हैं, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी कि बैक साइड में खुलती थी, क्योंकि जो उन्हें मतलब प्राइवेसी जो हम बोलते हैं ना, उन्हें प्राइवेसी थोड़ी पसंद थी, अपने घर का घर में ही रहे, तो इसलिए वो
जो उनके दरवाजे व खिड़कियाँ वगैरह थी वो क्या है जो घर के बैक साइड में खुलती थी। एक तो ये था कि उन्हें प्राइवेसी, और एक ये भी बोला जाता है कि मतलब कि जो गाड़ी घोड़ा जो भी है वो मेन रोड पर होता है ना, तो इस वजह से सब बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए बैक साइड में खुला रहता था जो दरवाजे वगैरह जो खिड़कियाँ हैं वो। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो हैं, लोथल नगर जो है उन्हीं घरों के दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी जो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, सैंधववासी मिठास के लिए क्या यूज़ करते थे? शहद। सैंधववासी यानी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो मिठास के लिए यानी मीठे के लिए क्या यूज़ करते थे? शहद यूज़ करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनावली लिख रहा था, बनमाली लिख रखा है, बनावली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से हमें क्या मिला है? चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो आपको इतना तो समझ में आया गया होगा। नहीं आया तो ऐसा कीजिए कि आप वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार समझना है उतने मतलब रिवाइज़ करते रहें, और पढ़ने के बाद एक बार आंखें बंद करके बस एक बार कॉपी में लिखना शुरू कर दें कि आपको क्या क्या समझ में आया। इससे आपकी रिवीजन होएगी, और रिवीजन भी होएगी और आपको एक राइटिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखा जाता है आंसर। तो आई थिंक आपको ये मतलब जो काम है ये आपको करना चाहिए वैसे तो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से हमें क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल के घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर यानी कि जो हड्डी वगैरह चलती है ना वो मिली है। ठीक है, तो क्या पता वो पालते हो या फिर मतलब कि कुछ भी यूज़ करते होंगे। ठीक है, तोल की इकाई यानी कि पार्ट वगैरह मिले हैं जो संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो अभिलेखों में वर्णित जो है मेलुहा शब्द का अभिप्राय होता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया में एक अभिलेख है जो जिसमें मेलुहा लिख रखा है। ठीक है, उसका मतलब ही होता है सिंधु सभ्यता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो वणिक वर्ग के हाथों में था। जो हड़प्पा संस्कृति है वो बोला जाता है कि उसका जो शासन है वो वणिक वर्ग में था, और सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार हम बोल सकते हैं, जिस तरीके से आज भी व्यापार होते हैं कि हमारा जो सामान है वो कहीं से कहीं मतलब किसी राज्य से किसी राज्य या फिर किसी गांव से किसी गांव मतलब आदान प्रदान होता रहता है ना। तो आयातित वस्तुएं क्या थी? तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्त, सीसा। तो तांबा जो है वो कहाँ से? मतलब खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। सोना जो है कर्नाटक और अफ़गानी और ईरान से मंगाया जाता था। जो टीन है वो किससे मंगाया? टीन जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सीसा जो है ईरान से मंगाया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा इसे मतलब कि जो मेन है वो याद कर लेना। मेन है एक तो तांबा और सोना और लाजवर्त और सीसा, ये बहुत मेन है, थोड़ा सा याद कर लेना इसको। अब हम बात करते हैं प्रमुख स्थल और उनकी नदियाँ, यानी कि जो नदी है उसके पास उसके बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है। चनुधड़ो जो है वो भी सिंधु नदी के पास है। कालीबंगन जो है वो घग्गर के पास है, घग्गर भी एक नदी है। कोटदीजी है वो सिंधु के पास है। रंगपुर है मादर के पास है। रोपड़ जो है सतलुज के पास है। लोथल जो है भोगवा के पास है, भोगवा भी एक नदी का नाम है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के पास है। तो सुतकांगेडोर जो है दाशक नदी के पास है। बनमाली जो है रंगोई के पास है। धोलावीरा जो है लूनी के पास है। और सोतकाह जो है शादीकौर के पास है। ठीक है, तो शादीकौर भी एक नदी का नाम है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सैंधववासी, यानी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे। ठीक है, और चौपड़ और पासा खेलना और आदि साधनों का प्रयोग करते थे, यानी जो जुआ वगैरह होता है वो।
ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी जो मतलब कि जो बर्तन है उसका रंग तो लाल होता था, लेकिन जो उस पे डिज़ाइन किया जाता था वो काले रंग से किया जाता था। तो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव और मतलब उभर के आता है ना, वो लगता था, इसलिए वो बहुत सुंदर भी लगते थे उनके उस टाइम के बर्तन। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, जो सैंधववासी हैं, वो उन्हें तलवार के बारे में नहीं पता है, ना पता था। मतलब कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। जो कालीबंगन है वो एकमात्र सिर्फ एक ऐसा ही हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर है वो किले से घिरा हुआ था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है वो 2 भागों में बटा था। एक तो दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। निचला शहर जो है वो नीचे की तरफ बनाया गया था, दुर्ग जो है ऊपर की तरफ बनाया गया था। दुर्ग जो है थोड़ा छज्जे के ऊपर बनाया था और मतलब किलेबंदी अच्छे से कर रखी थी। जो निचला शहर है वो मतलब लोकल लोगों के लिए बनाया गया था और जो है सामान्य लोगों के लिए मतलब बना था। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही कालीबंगन का सिर्फ एक ही जो है हड़प्पाकालीन स्थल है जो निचला शहर में, जो कि किलेबंद हो रखा था। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, बंगन से ही पता लग रहा है कंगन। ठीक है, काली यानी कि ब्लैक, तो ब्लैक चूड़ियाँ यानी कि ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से पहले क्या है कि जो हड़प्पा है उसके बारे में खेत, जो किस तरीके से खेत जोते जाते थे उसके बारे में पता लगा है, और अग्नि पूजा के बारे में। अग्नि पूजा यानी कि जो आग हवन वगैरह जो होता है ना, उसके बारे में यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगन से। अब हम करते हैं पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। सैंधव सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, यानी कि उस टाइम पर कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि कोई पर्दा वर्दा का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, वेश्यावृत्ति यानी कि नीच उच्च मतलब तुच्छ मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यानी कि मतलब कोई भी बॉडी है, डेड बॉडी है, उसे जला भी सकते हैं, और गाड़ने की यानी कि उसे बरीड कर सकते हैं। इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वो दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 2 शहर हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या है, जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युगम समाधियाँ मिली है। लोथल और कालीबंगन यानी कि कालीबंगन का मतलब बताया था अभी, काली चूड़ियाँ। लोथल और कालीबंगन में युगम समाधियाँ मिली हैं, यानी बहुत सारी समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विनाश है वो पक्का किसी प्रभावी कारण से हुआ, क्योंकि बाढ़ से हो सकता है, क्या पता, या फिर आर्य वगैरह का अटैक हुआ होगा, इस तरीके से बोला जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। ये बात तो है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी। ठीक है, और अपना विकास मतलब उसका चरम बिंदु पर ही था, मतलब बिल्कुल उसका विकास है वो होता ही रहता था। ठीक है, तो इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता जो है, नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस तरीके से नष्ट हो गई, कैसे, मतलब क्या हुआ ऐसा कि जो नष्ट हो गई। तो पक्का क्या पता बाढ़ आई हो, बिल्कुल सब ख़त्म, बिल्कुल फिनिश, इस तरीके से होता है। तो आई होप